हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाबा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो हम विजन आईएएस का जो पीटी 365 है उसको हम कर रहे हैं गाइस। ये पॉलिटी का आ चुका है। पॉलिटी का ये मई 2020 से लेके जनवरी 2021 तक, जनवरी 2021 तक की जितनी भी न्यूज़ हैं पॉलिटी से रिगार्डिंग, सारी न्यूज़ इसमें हम कवर कर चुके हैं। 1 पॉइंट जितने भी पार्ट हैं हम उसको कवर कर चुके हैं गाइस, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। हम ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं और अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम सेकेंड पोर्शन है जो कि फंक्शन यूनिटी ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट और लेजिस्लेचर या लोकल गवर्नमेंट है, ये कंप्लीट करेंगे। जो फंक्शनिंग है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या लोकल गवर्नमेंट की गाइस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आवर है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बाकी के अदर राज्यसभा इलेक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है गाइज, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो प्रीलिम्स 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो मई 2020 से जनवरी 2021 तक का है, इसमें जो भी है वॉल्यूम फर्स्ट कह सकते हैं उसको। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइज, टॉकिंग अबाउट फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या है, ये न्यूज़ में क्या है ये देखते हैं हम कि न्यूज़ में किन था। बात करें ऑनगोइंग कोविड-19 का जो इरा चला है हमारा, जिसने काफ़ी अच्छा माहौल दिया था हम लोगों को। इससे पैंडेमिक एंड लोकसभा एंड राज्यसभा सस्पेंडेड क्वेश्चन आवर, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में देखा गया कि भैया क्वेश्चन आवर को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, मतलब इसका नामो निशान हटा दिया ड्यू टू कोविड-19 एंड प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस ड्यूरिंग द लास्ट मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। लास्ट मानसून सेशन में ऐसा हुआ कि इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा से पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया किसको, क्वेश्चन आवर को। एंड प्राइवेट जो मेंबर्स होते हैं ना उसका बिजनेस, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस कहते हैं उसको, क्या किया, क्वेश्चन आवर और प्राइवेट मेंबरशिप को पूरी तरीके से हटा दिया, जो लोकसभा और पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है। देखो क्वेश्चन आवर है क्या, मैं थोड़ा सा प्रोसेसिंग समझाता हूँ कि पार्लियामेंट कैसे काम करती है गाइस। देखो मान लो सुबह 11 AM से स्टार्ट होगा क्वेश्चन आवर आपका, जो 1 घंटे का टाइम है वो 12 बजे तक चलेगा। दिस टाइम 11 AM टू 12 PM ये क्वेश्चन आवर का टाइम है गाइस। उसके बाद 12 PM यानी कि दोपहर के 12 PM से लेके पेपर टेबल किए जाते हैं और बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें, ठीक है गाइस। ये होता है 0 आवर, 12 से लेके 1 बजे तक का टाइम जो है 1 PM तक 0 आवर होता है। रूल 377 स्पेशली मेंशन है रूल प्रोसीजर बुक। 0 आवर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, बट ये रूल प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट या रूल प्रोसीजर ऑफ लोकसभा उसमें का रूल नंबर 3777 स्पेशली मेंशन है। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक लंच टाइम होता है पार्लियामेंट का। उसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 5 बजे तक, और उसके बाद 6 बजे तक, मतलब 2 बजे से 6 बजे तक 4 घंटे का लगभग लेजिस्लेटिव बिजनेस टाइम होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑन फ्राइडे द लास्ट 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे जो होता है आर रिजर्व फॉर प्राइवेट मेंबर बिजनेस, यानी कि जो 2.5 घंटे है वो किसके लिए रिजर्व है, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस के लिए। 2 से 4 बजे 6 बजे तक यानी कि 4 घंटे का ये टाइम है जो कि पार्लियामेंट करता है गाइस, समझ गए होंगे। यानी 11 से 12 क्वेश्चन आवर, 12 से 1 0 आवर, 1 से 2 लंच, उसके बाद 2 से 4 तक बाकी की प्रोसीडिंग होती है पार्लियामेंट की। अब थोड़ा बताते हैं क्वेश्चन आवर क्या है। देखो द फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग, जो कि सिटिंग है, फर्स्ट आवर सिटिंग का फर्स्ट आवर है, वो क्या क्वेश्चन आवर का पार्ट है। ड्यूरिंग दिस एमपी क्या है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्वेश्चन पूछते हैं किसी मिनिस्टर से एंड होल्ड द अकाउंटेबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज, और क्या करते हैं वो होल्ड करते हैं उनको, किसकी, उसके अकाउंटेबिलिटी पर, कि भैया जो आपके फंक्शन है मिनिस्ट्रीज के जो फंक्शन है उस पर वो क्या करते हैं उसको अकाउंटेबल ठहराते हैं और उसको होल्ड कर लेते हैं कि भैया ये क्वेश्चन है, ये इस तरीके से कैसे हुआ है, कैसे होगा। बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉलो देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, उनके अलग अलग रूल प्रोसीजर हैं, राज्यसभा का अलग और लोकसभा के अलग, वो अपने रूल के हिसाब से काम करते हैं। विच आर फॉर्मुलेटेड टू गवर्न देमसेल्फ। एट द बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट इन 1952 1952 में जब पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ था, लोकसभा रूल्स प्रोवाइड फॉर क्वेश्चन आवर टू बी हेल्ड एवरी डे। लोकसभा ने ये प्रोवाइड किया कि भैया पर डे बेसिस पे 1 घंटे का क्वेश्चन आवर होगा, ठीक है, 1952 से। राज्यसभा ऑन द अदर हैंड हैड ए प्रोविजन फॉर क्वेश्चन आवर फॉर 2 days ए वीक, और राज्यसभा में 1952 से ये प्रोविजन था कि 1 सप्ताह में यानी कि 7 दिन में 2 दिन क्वेश्चन आवर की प्रोसीडिंग होगी। ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद देखा गया, दिस वॉज चेंज टू 4 days ए वीक, यानी कि राज्यसभा में ये 1 हफ्ते में 4 दिन कर दिया गया कुछ दिनों बाद। देन फॉर्म 1964, कब से, जब से वो 1964 से इसको क्या किया गया, लाया गया। क्वेश्चन आवर वाज टेकिंग प्लेस इन राज्यसभा ऑन एवरी डे ऑफ द सेशन। 1964 के बाद से क्वेश्चन आवर पहले हफ्ते में 4 दिन, 2 दिन था, फिर 4 दिन हुआ, फिर उसके बाद 1964 से क्वेश्चन आवर को
राज्यसभा में पर डे, एवरी डे ऑफ द सेशन को क्या किया गया, मेंशन किया गया, यानी कि अब पर डे बेसिस पे क्वेश्चन आवर राज्यसभा में भी होता है गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पे सस्पेंशन हुआ है, देख लेते हैं क्वेश्चन आवर का पास्ट में कैसे। क्वेश्चन आवर वाज डन अवे विद इन 62, 75, 90, 76, 1991, 2004, 2009 फॉर वेरियस रीजंस पे क्या इसको सस्पेंड किया गया। क्वेश्चन आवर वाज फर्स्ट डिस्पेंस विद ड्यू टू इंडिया चाइना वॉर, यानी कि पहली बार जब डिस्पेंस किया गया इसको तो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था विंटर सेशन में, विंटर सीजन था उस समय, तो विंटर सेशन चला था पार्लियामेंट का 1962 में। उसके बाद 1971 में फिर से विंटर सेशन था जो पाकिस्तान के साथ युद्ध किया हमने, तब इसको सस्पेंड किया गया। उसके बाद इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी जी ने। उसके बाद पार्लियामेंट ने ये फंक्शन किया कि क्वेश्चन आवर को 2 सेशन, मानसून सेशन और उसके बाद 1975 में और विंटर सेशन 1976 में इसको क्या किया गया गाइस, सस्पेंड कर दिया गया, यानी इसको क्या कर दिया गया, सस्पेंशन किया गया गाइस। तो इतनी बार 1962 जब चाइना के साथ हम लड़े, 75 पाकिस्तान के साथ, सॉरी इमरजेंसी टाइम 71 पाकिस्तान के साथ, 91 2004 9, अब तक इसको सस्पेंड किया गया है गाइस। देखो अब उसके बाद 0 आवर है, वहीं नीचे देखते हैं, मैंने बताया आपको कि ये इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर हैज़ कम टू बी नोन एज यूर, यानी कि इमीडिएट क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद तुरंत अगर आता है, पिक्चर में वो आता है क्वेश्चन 0 आवर, उसको कहते हैं 0 आवर। इट स्टार्ट एट अराउंड 12 नून, 12 बजे से ही स्टार्ट होता है, 12 PM से 1 PM मैंने आपको बताया। टिपिकली डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट बिल, जो डिस्कशन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्स पे, बजट पे और अदर इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है। इट टेक प्लेस फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स, उसके बाद क्या ये 2 बजे से लिया जाता है, यानी कि अगर कोई टिपिकल डिस्कशन है किसी बिल पे वो करना है या बजट पे या किसी नेशनल इंपॉर्टेंस पे, तो इट टेक्स प्लेस फ्रॉम 2 PM, 2 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। मेंबर विशिंग टू रेज मैटर्स ड्यूरिंग द 0 आवर नीड टू गिव नोटिस टू द स्पीकर प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द डेली सेशन। अगर मेंबर की इच्छा है, वो किसी क्वेश्चन को उठाना चाहता है, किसी मैटर को ड्यूरिंग 0 आवर, तो पहले वो स्पीकर को क्या है, प्रायर परमिशन लेगा, एक नोटिस देगा टू स्टार्ट द डेली सेशन, उसके डेली सेशन की स्टार्ट होने से पहले एक क्या करेगा, प्रायर नोटिस देगा। 0 आवर्स इन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, ये हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री की हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री का ये इनोवेशन है। अनलाइक क्वेश्चन आवर इट इज़ नॉट मेंशन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जबकि ना तो ये क्वेश्चन आवर रूल ऑफ प्रोसीजर में है, ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। 0 आवर हैज़ बीन एग्जिस्टेंस सिंस 1962, ये 1962 से गाइस एग्जिस्टेंस में और तब से अब तक लागू है, चला रहा है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव ए 0 आवर एवरी डे ड्यूरिंग सेशन, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भैया आप पर डे बेसिस पे 0 आवर को क्या करोगे, सेशन में लाओगे, एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन जरूरी नहीं है कि आप 0 आवर को जरूरी है कि उसको मेंशन करो, उसको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में ही लाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप उसको रिमूव भी कर सकते हो, मतलब आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, 0 आवर की प्रोसीडिंग को हटा भी सकते हो, ठीक है। इसकी कैटेगराइज है, देखो कैटेगरी है कुछ क्वेश्चंस की, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये है नंबर 1 स्टार्ट क्वेश्चन, कुछ स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ट वो एक उनका रिक्वायर ओरल आंसर होता है, यानी कि अगर स्टार्ट क्वेश्चन पूछा है तो आप कोई भी मिनिस्टर या उसका क्या रिक्वायर कर सकता है, ओरल आंसर, यानी कि वो ओरली उसको आंसर दे सकता है मौके। अनस्टार्ट क्वेश्चन का इसको रिक्वायर होती है रिटन आंसर के, अगर कोई अनस्टार्ट क्वेश्चन है तो उसको क्या है, आंसर लिखित में रिटन आंसर ही देना पड़ेगा। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का क्या है, इट आस्क ओरली आफ्टर क्वेश्चन आवर, ये ओरली पूछा जा सकता है क्वेश्चन आवर के बाद, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। फर्स्ट आइटम ऑफ एजेंडा इन केस नो क्वेश्चन आवर प्लान, ठीक है। फर्स्ट आइटम ऑफ एजेंडा क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आवर प्लान नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर से किया जा सकता है, उसका क्या है, मैटर कनेक्टेड टू द मेंबर टू हुम क्वेश्चन इज आस्क्ड, बिल या रेजोल्यूशन पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, किससे कनेक्टेड है मैटर, किस मेंबर से मैटर कनेक्टेड कर रहा है, टू होम क्वेश्चन इज आस्क्ड, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है गाइस। हाफ एन आवर डिस्कशन का है, इट हैड वेल द स्पीकर्स परमिशन इन केस मेंबर नॉट सेटिस्फाइड विद आंसर टू स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन। ये हाफ एन आवर डिस्कशन का है कि आपको स्पीकर का परमिशन लेना पड़ेगी, उसके बाद आप क्या है इस केस में अगर आप सेटिस्फाई नहीं है किसी भी स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन से, स्टार्ट क्वेश्चन ओरल आंसर दिया जाता है और अनस्टार्ट में रिटन आंसर दिया जाता है, तो आप हाफ एन आवर का डिस्कशन ले सकते हैं विद प्रायर परमिशन ऑफ स्पीकर। कंडीशन क्या है, 15 डेज प्रायर नोटिस टू स्पीकर चेयरमैन टू आस्क क्वेश्चन, पीरियड कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्पीकर, यानी कि 15 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, किसके लिए, वो डिपेंड करता है स्पीकर और चेयरमैन के ऊपर कि वो उसको पीरियड को जो पीरियड दिया है गिवन है 15 दिन, या उसको रिड्यूस या इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। ओनली 5 क्वेश्चन पर डे इन लोकसभा एंड 7 क्वेश्चन पर डे इन राज्यसभा बाई 1 मेंबर, यानी कि ये है कोई भी एक मेंबर पर डे बेसिस पे 5 क्वेश्चन राज्यसभा लोकसभा में और 7 क्वेश्चन राज्यसभा में पूछ सकता है गाइस, ठीक है गाइस। तो इट्स ऑल अबाउट आपकी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में बताएं, स्टार्ट एंड स्टार्ट, 0 आवर एंड क्वेश्चन आवर।
देखो बिफोर आसिंग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हैं पार्लियामेंट में, तो मेंबर को क्या है 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा चेयरमैन या स्पीकर को, किसमें, इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, ठीक है। सच ए पीरियड कैन बी रिड्यूस टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द, ये स्पीकर और चेयरमैन का डिस्क्रिप्शन पावर है, उनकी विवेकीय शक्ति है कि वो उसको रिड्यूस करें, रिड्यूस चाहे तो कर सकते हैं गाइस, ठीक है। द परमिशन लिमिट विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन आर ओनली 5 ए डे पर मेंबर इन लोकसभा और 7 ए पर डे मेंबर राज्यसभा, यानी कि 5 क्वेश्चन लोकसभा में और 7 राज्यसभा में, मैंने आपको पहले बताया गाइस, ठीक है। अब आते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ पे कि भैया व्हाट इज़ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और क्यों ये न्यूज़ में है गाइस, ठीक है। तो देखो ड्यू टू द पैंडेमिक का ही मसला है सब, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द टीन्यूर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी वाज लॉस्ट, ठीक है। तो जो सिग्निफिकेंट अमाउंट था, ठीक है, जो टेन्योर था पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का, इट वाज लॉस्ट, वो क्या है, लॉस्ट हो चुका है गाइस, किसकी वजह से, पैंडेमिक की वजह से। न्यूज़ में क्यों, राज्यसभा चेयरमैन ऑल्सो कॉल्ड फॉर 2 ईयर फिक्स टेन्योर फॉर हाउस पैनल्स, ठीक है। जो राज्यसभा चेयरमैन उन्होंने क्या किया, 2 ईयर के लिए फिक्स किया टेन्योर फॉर हाउस पैनल्स के लिए। इस प्रकार हुआ क्या, 2 ऑप्शन थे बीइंग लुक्ड एट, वन था नंबर 1 टू एक्सटेंड द टर्म ऑफ द पैनल फॉर ईयर, यानी 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दो उनका पैनल, जो पैनल उन्होंने फिक्स किया है। एंड सेकंड क्या, टू फॉर्म न्यू कमेटी विद ए फिक्स टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स, उन्होंने कहा तो नई फॉर्म, या तो उसका जो टेन्योर है 1 साल के लिए बढ़ा दो, या फिर ऐसा करो कि भैया एक नया पैनल तैयार करो जिसका टेन्योर 2 साल हो, नई कमेटी गठित करो। एट प्रेजेंट टेन्योर ऑफ पीएससी इज 1 ईयर, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो टेन्योर है वो कितना 1 ईयर है प्रेजेंट टाइम में, उन्होंने क्या किया, उसका एक टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गाइस, ठीक है। देखो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी 2 टाइप से वर्क करती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी सब 2 काइंड की होती हैं। नंबर 1 होती है स्टैंडिंग कमेटी, नंबर 2 होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी को होती है ये पार्लियामेंट परमानेंट नेचर की होती है, परमानेंट होती है स्टैंडिंग कमेटी, ये पर हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, हर साल बनाई जाती है, वर्क ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस, क्योंकि ये कंटिन्यूस बेसिस पे काम करती है। वहीं एडहॉक कमेटी क्या होती है, टेम्परेरी इनका नेचर है, टेम्परेरी बेसिस पे ये कभी भी एग्जिस्ट की जा सकती है, और कंप्लीशन ऑफ द टास्क यानी कि कंप्लीट होने के बाद कोई भी टास्क या काम, इसको क्या है, असाइन टू देम, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स ए मेंशन ऑफ दीज कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन में एक कमेटी मेंशन है, दीज हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन, टेन्योर etc, ऑल दीज मैटर्स आर डील्ड बाय द रूल्स ऑफ 2 हाउसेस, ठीक है गाइस। तो इस गाइस में स्पेसिफिक प्रोविजन है रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन और टेन्योर, और इस पर देखा जाए तो और मैटर्स जो क्या है डील किया जाता है, मैटर देखा जाता है बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर हो, जो रूल प्रोसीजर हैं पार्लियामेंट के, यानी कि चाहे वो राज्यसभा की रूल ऑफ प्रोसीजिंग हो या लोकसभा की, इसके द्वारा इनका टेन्योर स्पेसिफिक प्रोविजन उसके द्वारा क्या किया जाता है उसके द्वारा, यानी कि इनकी टेम्परेरी इसका जो टेन्योर है लाया जाता है गाइस, ठीक है। अब देखते हो स्टैंडिंग कमेटी करती क्या है, देखिए यहाँ देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ फंक्शनिंग परफॉर्म बाय द स्टैंडिंग कमेटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 6 कैटेगरी, 6 कैटेगरी है जो स्टैंडिंग कमेटी, ध्यान रखना कौन कौन सी है, 6 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया, 6 कैटेगरी गाइस। नंबर 1 होता है फाइनेंशियल कमेटी, नंबर 2 जो फाइनेंशियल वर्क देखती है, नंबर 3 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी रिलेटेड टू मिनिस्ट्रियल या डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है जो कि मिनिस्ट्री बेसिस पे क्या देखती है या डिपार्टमेंटल बेसिस पे देखती है चीज़ों को। कमेटी टू इंक्वायरी कमेटी होती है, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, जो बिल या पास किए जाते हैं पार्लियामेंट में उसको स्क्रूटनाइज या कंट्रोल करना। कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस, जो डे टू डे बिजनेस हाउस जो वर्क होते हैं बिजनेस के, उसके बेसिस पे काम करती है। हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमेटी, एक होती है हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमेटी। गाइस दिस वेरी इंपॉर्टेंट 6 कमेटी ऑफ किसकी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है जो गिवन है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस पार्लियामेंट के गाइस, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। देखो फर्स्ट क्या है, ये इंश्योर करती हैं डिटेल स्क्रूटनी एंड अपहोल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, ये डिटेल्ड स्क्रूटनी और उसकी जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है जो वर्क के प्रॉफ नॉन पार्टीशन मैनर पे, ये क्या करती हैं, डिटेल करती हैं, इसको स्क्रूटनाइज करना और इसका जो गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करना इसका काम है। और सहायता करती हैं अपोजिशन टू प्ले ग्रेटर रोल इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। और ये जो कमेटियाँ हैं इस प्रकार से सहायता करती हैं क्योंकि कई कमेटियाँ ऐसी होती हैं जिसमें अपोजिशन का भी रोल तो होता है, मेंबर ऑफ अपोजिशन यानी जो होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी उसके क्या होते हैं, हेड होते हैं या मेंबर होते हैं, वो कंट्रोल करती हैं एग्जीक्यूटिव पे कि एग्जीक्यूटिव की डिक्टेटरशिप तानाशाही तो नहीं चल रही है भैया, और एंगेज करती हैं विद रेलेवेंट स्टेक होल्डर के साथ, इंश्योर करती हैं फाइनेंशियल प्रूडेंस। फाइनेंशियल प्रूडेंसेस क्या है हमारी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105 105 जो है वो क्या करता है, इनकी कमेटी को क्या करता है, अथॉरिटी देता है ऑन प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर्स, ठीक है गाइस। एंड आर्टिकल 118 और 118 यानी कि 118
ऑन पार्लियामेंट्री अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। आर्टिकल 118 यानी 118 पार्लियामेंट्री जो अथॉरिटी है उसके लिए रूल बनाता है और रेगुलेट करता है प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस को, ठीक है। तो पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, बट एक बात यहाँ ये कही है कि भैया पार्लियामेंट्री पे ये जो इनकी रिकमेंडेशंस हैं या जो भी ये एडवाइस देते हैं वो क्या है, बाउंडिंग नेचर की नहीं है, यानी कि ये टेम्परेरी है, वो मानना नहीं मानना पार्लियामेंट का काम है। तो इट्स ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑब्जेक्टिव एंड वर्क, क्या काम करते हैं क्या नहीं, मैंने पूरा डिटेल बता दिया है गाइस, और थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही। अब आते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे कि व्हाट इज़ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो हमेशा बोला जाता है कि भैया अगर कोई भी प्रेसिडेंशियल या कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिस है जो दिया जाता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दी जाती है किसी भी, जैसे गवर्नर में प्रेसिडेंशियल हो या फिर गवर्नर की पोस्ट हो या फिर कैग या कोई भी, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये वर्ड बहुत यूज किया जाता है गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में। तो देखते हैं पार्लियामेंट्री पैनल इट हैज सॉट एज सेंटर्स रिस्पॉन्स टू ए लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्लियर एम्बिग्यूटी ओवर डेफिनेशन ऑफ ऑफिस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें डिलेमा है कि भैया जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली है क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सेंटेंस जो सेंटर का रिस्पॉन्स है काफ़ी टाइम से पेंडिंग था कि भैया इसको अमेंड करो कॉन्स्टिट्यूशन को, बताओ कि एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की है क्या। ये पार्लियामेंट्री जो पैनल है उसने ऐसा प्रयास किया सेंटर रिस्पॉन्स पर, ठीक है गाइस। देखो है क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये कोई इसकी डेफिनेशन गिवन नहीं है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी कि हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और अंडर यानी कि आरपी एक्ट 1951 में भी ऐसी कोई डेफिनेशन गिवन नहीं है। बट डिफरेंट कोर्ट यानी अलग अलग जो कोर्ट है हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसने क्या किया, इसको इंटरप्रेट किया अपने अपने तरीके से, अलग अलग बार हर टाइम उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया। इट टू मीन ए पोजीशन विद सर्टेन ड्यूटीज दैट आर मोर और लेस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर, उन्होंने कहा कि भैया ऐसी कुछ ड्यूटियाँ, ऐसी कुछ ड्यूटी, ऐसे कुछ कर्तव्य जो आप निभाते हो, सर्टेन ड्यूटीज़ जो मोर और लेस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर, जो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम क्या है पब्लिक कैरेक्टर है, यानी कि जो पब्लिक के हैं, पब्लिक से रिलेटेड हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि सेंस इज दैट लेजिस्लेटर्स शुड बी एबल टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज इन ए फ्री मैनर विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू गवर्नमेंट ऑफ द डे, ठीक है गाइस। जो इसेंस है इसका क्या लेजिस्लेटर्स बता दिया कि इट शुड बी एबल टू कैरी आउट, यानी वो कैरी आउट कर सकता है अपनी ड्यूटीज इन ए फ्री मैनर, किसमें फ्री मैनर में, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, किसी भी ऑब्लिगेशन के बिना, टू गवर्नमेंट के लिए ऑफ द डे, ठीक है गाइस। अब रूलिंग ऑफ द कोर्ट क्या है देखते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो है प्रद्युत बारदोली वर्सेस स्वप्ना राय 2001 का एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, प्रद्युत बारदोली और वर्सेस स्वपन राय, इन्होंने एक आउटलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि द 4 ब्रॉड प्रिंसिपल दिए, 4 ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन ऑफिस अटैक द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कौन सी ऑफिस है जो भैया कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन को अटैक करती है। तो वेदर द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑफिस, यानी कि जो कि गवर्नमेंट जो एक्सरसाइज करती है कि जो अपॉइंटमेंट पे कंट्रोल कर सकती है, रिमूवल या परफॉर्मेंस पे। वेदर द ऑफिस हैज एनी रिम्यूनरेशन अटैच टू इट, कोई भी रिम्यूनरेशन है ऐसा जो अटैच है ऑफिस से, यानी कि वो ऑफिस ऐसा अटैच है, या वेदर कोई ऐसी बॉडी है विद द ऑफिस इज हेल्ड द गवर्नमेंट पावर, जो कि क्या है गवर्नमेंट पावर हेल्ड करती है कोई भी ऑफिस, रिलीजिंग मनी, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, ग्रांटिंग लाइसेंस इत्यादि आदि। वेदर द ऑफिस अनेबल द होल्डर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बाय वे ऑफ पैट्रोनेज, या द सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भैया, इट अपील्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जया बच्चन फ्रॉम राज्यसभा इन 2007, जया बच्चन जी और राज्यसभा के इस 2006 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बताया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दैट, क्योंकि उन्होंने कहा कि डिसाइडिंग द क्वेश्चन द वेदर वन इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट, उन्होंने भैया कि एक आदमी ने होल्ड ऑफिस किया है नहीं किया है, ये क्या है, ये डिसाइडिंग द क्वेश्चन किसका, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसाइड किया कि ये जो व्हाट इज रिलेवेंट इज वेदर फॉर ऑफिस इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग ए प्रॉफिट और पिक्यूनरी गेन, नॉट वेदर द पर्सन एक्चुअली ऑब्टेन्ड ए मॉनेटरी गेन। उन्होंने कहा भैया कि ये रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट है कि तो ऑफिस इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग ए प्रॉफिट और पिक्यूनरी गेन, यानी कि वो यील्ड करता है कोई प्रॉफिट या पिक्यूनरी गेन, नॉट वेदर द पर्सन, यानी कि वो ऐसा ना मॉनेटरी गेन ऑब्जेक्ट नहीं करता, अगर वो मॉनेटरी गेन ऑब्टेन करता है तो ये नॉट ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट फॉर ऑफिस नॉट ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर ऑफिस, अगर वो यील्ड करता है प्रॉफिट और पिक्यूनरी गेन तो वो क्या है, इट इज द कैपेबल ऑफ ऑफिस इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग ए प्रॉफिट और पिक्यूनरी गेन। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, अंडर आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191 के अकॉर्डिंग एन एमपी और एमएलए इज बियर, इनको बार्ड किया जा सकता है फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट,
कोई भी MP MLA को इसको रोका जा सकता है, बार्ड किया जा सकता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, आल्सो अंडर द RPA एक्ट 1951। इट होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और इज ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि अगर ये अकॉर्डिंग टू RPA एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग अगर कोई MLA या MP प्रॉफिट होल्ड करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, तो ये RPA 1951 में गेम है कि इससे ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन गाइस। तो द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ सिंपली सीक्स टू इन्फोर्स ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव गाइस। ठीक है गाइस, तो ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है और बेसिक फीचर है और ये प्रिंसिपल है सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में। लीगल प्रोविजन का है, पार्लियामेंट ने एक्ट लाया 1951 में, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 लाई। उन्होंने लिस्ट की और वाइड रेंजिंग बताई, उन्होंने एक बड़ा लंबा हिसाब किताब बताया कि द ऑफिस ऑफ दैट आर एग्जेम्प्टेड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग इससे लिस्ट ऑफ वाइड रेंजिंग नंबर ऑफ ऑफिस दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। इन्होंने बताया कि भैया कौन से जो ऑफिस हैं जो इससे क्या है एग्जेम्प्टेड हैं, डिस्क्वालिफिकेशन से छूट मिली हुई है, वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनके बारे में ये बताया लीगल प्रोविजन यानी कि पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1959 में गाइस। तो इट्स ऑल अबाउट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मैंने गाइस बताया कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है RPA एक्ट 1955 में, 1951 में ऐसा कहा गया। अब देखो हम बात करते हैं राज्यसभा इलेक्शन की। राज्यसभा इलेक्शन है, ये थोड़ा सा गाइस थोड़े से ट्रिकी हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूजिंग भी हैं, हो जाते हैं। तो न्यूज़ में क्या है, राज्यसभा इलेक्शन हुआ, इसमें 19 सीट अक्रॉस 8 स्टेट, 8 स्टेट से 19 सीटों को भरा कंक्लूडेड किया गया इस बार। तो देखते हैं राज्यसभा इलेक्शन प्रोविजंस क्या है। देखो राज्यसभा क्या है, हमारी परमानेंट बॉडी है, बट 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर कर जाते हैं सेकेंड ईयर, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर कर जाते हैं। इलेक्ट कौन करता है, तो इलेक्शन इनका राज्यसभा मेंबर को होता है इलेक्टेड बाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं इनको इलेक्ट करते हैं। मेथड क्या है, PR यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। ध्यान रखना गाइस, यहाँ कन्फ्यूजन है। PR यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसका मेथड है राज्यसभा मेंबर को इलेक्ट करने का गाइस। और ये कहाँ गिवन है, 4th शेड्यूल में ये गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है इनका 4th शेड्यूल में। सीट्स एलोकेटेड ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट एलोकेटेड है। ठीक है गाइस, आर्टिकल 80 में क्या है इनका कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा के लिए है, इसकी टोटल स्ट्रेंथ 250 है, आउट ऑफ विच 12 जो है प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 12 250 में से 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। इनका टर्म होता है 6 ईयर, और इफ बाई इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर रिमेन्स टिल रिमाइंडर ऑफ टर्म, यानी कि अगर बाई इलेक्शन के द्वारा कोई भी मेंबर चुना जाता है, अगर बाई इलेक्शन होता है यानी एक बाई इलेक्शन होने के बाद दोबारा इलेक्शन होता है, उसी पोस्ट पे अगर किसी वजह से वो पोस्ट खाली हो गई है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है जो खाली हो गई है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से उसको चुना गया है वहाँ पे दोबारा उसके लिए जो मेंबर ऑफ राज्यसभा चुने जाएंगे वो उस जितना टाइम बचा है, रिमाइंडर ऑफ टर्म जितना टर्म बचा है, यानी कि 6 साल में से 3 साल या 4 साल बचा है, उसके लिए वो चुने जाएंगे। आर्टिकल 84 इसकी क्वालिफिकेशन बताता है। आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए, यानी कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, उनकी उम्र 30 साल से तो कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अदर क्वालिफिकेशन अगर जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगी। भैया पार्लियामेंट जो चाहे वो प्रिस्क्राइब कर सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है आर्टिकल 84 के अकॉर्डिंग। तो ये था भैया इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। अब बात करें अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की गाइस। देखो गाइस ये पार्ट भी कंप्लीट हो सकता है हमारा, आप करने जा रहे हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो पार्ट 2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। देखो देखते हैं कुछ आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल 164(1)(a) 164(1)(a) क्या कहता है गाइस, ये स्टेट्स करता है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट सेल नॉट एक्सीड 15%, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है किसी भी स्टेट में इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करने के बाद वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, यानी कि उस स्टेट में अगर मान लो जो 400 मेंबर है गाइस, तो मेंबर ऑफ क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने होने चाहिए, 15%। यानी अगर किसी भी स्टेट में 400 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव हैं असेंबली में, तो 15% हो गया और 60, यानी कि 60 मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 164(1)(a) में कहा गया गाइस। ठीक है, तो इट वॉज इंसर्टेड एज 91st अमेंडमेंट
टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब इंसर्ट किया? 91वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसमें ये इंसर्ट किया गया कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इट इज़ बीइंग आर्ग्यूड दैट प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एमपी इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल। ये क्यों है न्यूज में भैया? जो आर्टिकल 164(1) है, इसको वॉयलेट किया एमपी मिनिस्टर्स ने, मिनिस्टर इन एमपी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन एमपी, उन्होंने वॉयलेट किया। उन्होंने 15% का जो कोटा है उसको, उससे भी ज़्यादा मंत्री रख लिया। ये एमपी वाले हैं भैया, तो इन्होंने क्या किया? वॉयलेट किया आर्टिकल 164(1) को, इसलिए ये न्यूज़ में है गाइस। अब देखो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है, यानी कि प्रिविलेज का ब्रीच करना, उल्लंघन करना। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अर्नब गोस्वामी केस में एक रिलीफ दिया कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केस फॉर मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द सीएम ऑफ महाराष्ट्र, कि भैया उन्होंने रिसेंटली एक रिलीफ दिया, यानी कि इसको अर्नब गोस्वामी को इन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केस, यानी आप कोई भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करते हो, यानी किसी भी अधिकार को उल्लंघन करते हो, इन केस फॉर मेकिंग डेरोगेटरी, किसी भी डेरोगेटरी मेकिंग केस में, इट रिमार्क अगेंस्ट द सीएम ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं उनके अगेंस्ट में एक रिमार्क करता है, इफ़ यू आर डूइंग द मेकिंग डेरोगेटरी। ठीक है, तो ये एक अपमानजनक जो है प्रिविलेज के केस फॉर मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स, उन्होंने सीएम ऑफ महाराष्ट्र के क्या है अपमानजनक टिप्पणी किया, जो भी उन्होंने बनाया, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया किसी भी चीज़ को, यानी अपमानजनक, किसके अगेंस्ट? सीएम महाराष्ट्र के अर्नब गोस्वामी केस में। तो एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है, देखो इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है क्या। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब है किसी भी विशेषाधिकार का हनन करना, यानी कि जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इट रेफर टू सम ऑफ द डिस्टिंक्ट राइट्स, यानी कि उसके कुछ डिस्टिंक्ट राइट हैं that are enjoyed by the legislature in a parliament or an assembly without which they cannot discharge their function, यानी कि वो क्या कर सकते हैं? अपने फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। एंड दीज राइट्स आर पिक्यूलियर टू देम एंड एज सच आर नॉट enjoyed by members of any other institution or body of individual। ठीक है गाइस, तो जो ये जो प्रिविलेज है वो क्या है? किसी भी विशेषाधिकार का आप हनन नहीं कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज ए वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रिविलेज ऑफ एमपी ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 105 में कहा गया है, और एमएलए या बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें आर्टिकल 194 में कहा गया है। यानी कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है क्या है? ए वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रिविलेज ऑफ एमपी एंड पार्लियामेंट, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 जब एमएलए ऑफ बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये उसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की डेफिनेशन है, वायलेशन के बारे में बताया। एनी एक्ट दैट ऑब्स्ट्रक्ट और इम्पीड देयर हाउस ऑफ द स्टेट, यानी कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि कोई भी हैजार्ड अगर वो किसी भी हाउस को इम्पीड करता है, यानी कि उसको इम्पीड करता है गाइस, मतलब उसको रोकता है, उसमें बाधा डालता है, हनन करता है हाउस, ठीक है गाइस, ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन इज ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ, यानी कि तो वो क्या है? कोई भी एक्ट ऐसा है जो उसको इम्पीड करता है, मतलब बाधा डालता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, किसी भी हैजार्ड का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है, आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी हाउस हो, चाहे वो लेजिस्लेचर का असेंबली हो या काउंसिल ऑफ स्टेट होगा इस, तो ये अगर ऐसा होता है तो वो इससे फंक्शन क्या है? आप उसका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कर रहे हैं, यानी कि वो एक्ट क्या है? पार्लियामेंट को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कर रहा है, यानी कि उसका उल्लंघन कर रहा है, उसका जो विशेषाधिकार है उसका। एज देयर इज नो लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, कोई भी ऐसा लॉ इनेक्टेड नहीं किया गया कि जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आर गवर्न बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट कन्वेंशन, जो कि क्या है? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है गवर्न किया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के द्वारा गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं एमपी लेड फंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ये इंपॉर्टेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव अर्ज गवर्नमेंट टू रिलीज फंड, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो क्या है? गवर्नमेंट को अर्ज करते हैं, भैया आप रिलीज करो फंड फॉर प्रोजेक्ट सैंक्शन इन 2018-19 विच वर सस्पेंडेड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, जो इस बार क्या है? सस्पेंड किया गया है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। एमपी लेड स्कीम इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम विच प्रोवाइड्स ईच एमपी, जो प्रोवाइड कराती है प्रत्येक एमपी को विद चॉइस कि भैया वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए क्या है? फॉर वर्क टू द ट्यून ऑफ 5 करोड़ पर एनम, यानी कि 5 करोड़ रुपए पर साल, यानी कि एमपी विद द चॉइस टू सजेस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर वर्क्स। ठीक है गाइस, यानी कि वो एमपी क्या है? चॉइस कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो काम कराने के लिए उस डिस्ट्रिक्ट में या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 करोड़ रुपए पर साल के हिसाब से। एमपी आल्सो हैव टू रिकमेंड एवरी ईयर, एमपी इसको हर साल रिकमेंड करते हैं। इट वर्क्स कॉस्टिंग एटलीस्ट 15% ऑफ द एमपी लीड, यानी कि जो वर्क की कॉस्टिंग है वो कम से कम 15% होनी चाहिए किसके? एमपी लेड एंटाइटलमेंट फॉर द ईयर फॉर एरियाज इनहेबिटेड बाई एससी पॉपुलेशन, यानी कि जो काम हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में या उस डिस्ट्रिक्ट में जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है
वो एमपी लेड का 15% होना चाहिए एससी पॉपुलेशन की है, जो एससी पॉपुलेशन वहाँ इनहेबिट कर सकती है, इनहेबिट करती है अगर रहती है, और 7% किसके लिए इनहेबिटेड है, वो एसटी पॉपुलेशन की, यानी कि सेव उस एमपी लेड एंटाइटलमेंट जो दिया है एमपी लेड स्कीम में जो पैसा है उसका 7.5% एसटी और 15% एससी के लिए, ऐसा समझो हिंदी में कि 15% एससी और 7.5% एसटी के लिए क्या है गाइस, रिकमेंडेड है। ठीक है, अब आते हैं एजी अटॉर्नी जनरल का जो टेन्योर है एक्सटेंड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। प्रेसिडेंट हैज री अपॉइंटेड के वेणुगोपाल एज अटॉर्नी जनरल फॉर 1 ईयर, यानी कि जो प्रेसिडेंट उन्होंने क्या किया है, दोबारा से 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है उनका टेन्योर। वेणुगोपाल जो है के वेणुगोपाल को फिर से क्या है अटॉर्नी जनरल चुना हुआ है। आर्टिकल 64 जो है प्रोवाइड करता है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल का प्रोफिस इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, जो कि हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के। इन ही मस्ट बी क्वालिफाइड, जो मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, वो ऐसे होनी चाहिए कि वो अपॉइंट हो सकें एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उनका ऑफिस ऑफ जो है वो फिक्स होता है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स है नहीं, वो प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल का जो है टेन्योर फिक्स नहीं है। एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और अटॉर्नी जनरल जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ड्यूरिंग क्या करते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अपना ऑफिस पकड़ सकते हैं, मतलब रह सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उनको दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउस में क्या है, स्पीक और राइट टू स्पीक और पार्ट, यानी कि स्पीक यानी बोलने और पार्ट लेने का अधिकार है, बट विदाउट ए राइट टू वोट, वो वोट नहीं कर सकते, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी में वोट नहीं कर सकते हैं गाइस। तो देखो गाइस यहाँ पे था 2.1 का जो इस पर वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है, 6 शेड्यूल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है गाइस, ये सारे हमने आप देखे, एक बार और देख लीजिएगा क्या क्या बताया था हमने सारा। ये PT 365 हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसको हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे तो आपको सब आता ही है, बाकी का थोड़ा और देख लीजिएगा जिससे हमारे चैनल को थोड़ा एंगेजमेंट मिले। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा एंगेजमेंट मिले, थोड़ा सा तो आगे बढ़ें यार। तो प्लीज़ इतना तो कर सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ गाइस। सो थैंक यू एंड फॉर लविंग इट, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर।